हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 क्वेश्चनों के बारे में जो एसएससी जीडी और यूपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही अहम होने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा हम लोग अपने क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखिए, स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आपके सामने। महात्मा गांधी ने किसे अजातशत्रु से संबोधित किया। यानी कि पहला क्वेश्चन से कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किसे अजात शत्रु से संबोधित किया था। महात्मा गांधी ने किसे अजात शत्रु कहा था, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी और डी है तुम्हारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या लगता है आपको इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात है 1942 की। कब की है? 1942 की है। भारत में चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था और उसी समय 1942 में, कब? 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसे अजात शत्रु की उपाधि दी गई थी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ महान व्यक्तियों को जिनको कौन कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया था, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहली बात मैं यहाँ से बता दूं कि यानी कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से किसने सम्मानित किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी 1917 में। कब? 1917 में, जब चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ये चंपारण कहाँ पे? तो ये चंपारण है बिहार में। कहाँ पर है ये? बिहार में है। और बिहार में जो किसान थे उनकी मांगों को स्वीकार कराने के लिए पहली बार गांधी जी जो गए थे वो बिहार गए थे। एक्चुअली में 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसी अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया गया था कि जो बिहार के किसान जो थे उनको अंग्रेजों के द्वारा पीड़ित किया जा रहा था, उनके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाना है। और ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी तुम्हारे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जाते हैं चंपारण, और चंपारण में जो किसान थे उनके समर्थन में करेंगे। और यहाँ से पहला गांधी जी के द्वारा पहला चलाया गया आंदोलन था, और इसी आंदोलन में गांधी जी क्या हो जाएंगे? विजेता हो जाएंगे। इसमें क्या किया गया था, जो अंग्रेज थे वो जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। किससे किससे करवा रहे थे? तो बताओगे, भारतीय किसानों से। ठीक है, हालांकि वहाँ पे नील की खेती होती थी नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती करवाया जा रहा था। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित करते थे। यानी कि यहाँ पे कह देंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते थे। ठीक है, हालांकि इन दोनों में कभी आपस में पटी नहीं। दूसरी बात, ये जो नेताजी शब्द है ना, ये इनको हिटलर ने दिया था। किससे? नेताजी ने, यानी हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। यानी कि नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के द्वारा दी गई थी। हिटलर वही है जो 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का, जर्मनी का क्या करता है? नेतृत्व करता है। ठीक है, और इसी के द्वारा ही सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत की गई थी, यानी कि हिटलर के द्वारा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ से, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। यानी कि जो अणुव्रत का सिद्धांत था वो किस धर्म के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म या फिर अजीवक धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म जो था वो अणुव्रत सिद्धांत था। देखो, अणुव्रत जो थे ना वो जैन धर्म से संबंधित थे, और इसमें जो पांच महाव्रत दिए गए थे जैन धर्म के द्वारा, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। ठीक है, उसी को अणुव्रत की संज्ञा दी जाती है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लें, जैन धर्म के 5 महाव्रतों को ही जैन धर्म में अणुव्रत का सिद्धांत कहा जाता है। उनमें पांच महाव्रत कौन थे? सबसे पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्तेय, चौथा था अपरिग्रह और पांचवा था ब्रह्मचर्य। ठीक, कौन कौन से हो जाएंगे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत थे जैन धर्म के, और इन्हें ही अणुव्रत कहा जाता है। अभी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्वेश्चन में आया था कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का प्रमुख कर्तव्य था। तो उसमें क्या था? उसमें अहिंसा आंसर था। तो अहिंसा इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर बहुत पूछा जाता है, ये थे पार्श्वनाथ। और 24वें आपको सबको पता है कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। और रियल में एक्चुअली में जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो महावीर स्वामी को ही
माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडा ग्राम में, ठीक है, वैशाली कुंडा ग्राम में हुआ था, जो इस समय कहाँ पर है, जो इस समय बिहार में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पर है, बिहार में पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके काल में लाया गया था। ये वो अ, ये वो अधिनियम था जिसके द्वारा बहुत सारे जो पुरानी, बहुत साल की जो पुरानी बिल्डिंगें थी उनका संरक्षण किया जाता था। किसके काल में आया था, सबसे पहला हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा लॉर्ड वेलेजली, या फिर विलियम बेंटिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया था, ठीक है। इसके बारे में हम और अधिक जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर मैंने डिस्कशन कर दिया है उसको। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लाया गया था, ठीक है। और ये लॉर्ड जो कर्जन है ना, इसी के द्वारा भारत में बंगाल का विभाजन किया जाएगा। यानी कि बंगाल विभाजन भी कब होगा, तो आप लोग बताओगे बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में होगा, ठीक है। तो कौन कराएगा, लॉर्ड कर्जन करवाएगा, और उसी के द्वारा स्मारक संरक्षण एक्ट लाया गया था 1904 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट के द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण का महत्व एवं संरक्षण को बढ़ावा मिला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की गई थी। यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में की जाती है। प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष एक्ट 1951 में लाया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है। बड़ा अहम क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका टाइप कर दीजिएगा। और पहला ऑप्शन इसका लिखा है पिट्यूटरी, क्या लिखा हुआ है, पिट्यूटरी ग्रंथि, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा हाइपोथैलेमस, और चौथा हो जाएगा फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में हाइपोथैलेमस जो होता है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, तो इसे कहते हैं कि सुपर मास्टर ग्रंथि, सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से इसे जानते हैं। और मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जानते हैं, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जानते हैं, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानेंगे, और सुपर मास्टर ग्रंथि किसके नाम से जानेंगे, सुपर मास्टर को हाइपोथैलेमस को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका निचोड़ क्वेश्चन का है वो मैंने आगे रखा हुआ है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान विनियमन प्रणाली के अन्य भागों जैसे पसीने की ग्रंथियों, लाल रक्त नलिकाओं, त्वचा के साथ शरीर को ताप को भी नियंत्रण करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो भूख, ठीक है, भूख, प्यास, पसीना, रक्त नलिकाओं, त्वचा के साथ शरीर को भी क्या करती है, शरीर को भी नियंत्रित करती है। इसके बाद हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है। इसको मैं अभी 3D एनिमेशन के तहत इसको मैं पूरा का पूरा कवर करने वाला हूँ कि कैसे कैसे ये काम करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान के साथ दैहिक कार्य, यानी कि कार्य जठरांग संबंधी मार्ग के विनियमन का भी कार्य करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ना होता है, समझे। तो इसका अगर मुख्य कार्य हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सुपर मास्टर ग्रंथि होती है, इसके बाद मास्टर ग्रंथि होती है, और मास्टर ग्रंथियों के बाद बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं जो इसको क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। तो सारी ग्रंथियों को कौन नियंत्रित करेगा, पीयूष ग्रंथि करेगी, और पीयूष ग्रंथि को भी कौन नियंत्रित करेगा, तो सुपर मास्टर ग्रंथि करेगी, यानी कि हाइपोथैलेमस करेगी। तो हाइपोथैलेमस जो है सारी ग्रंथियों को किससे निगमन करवाती है, तो बताओगे तुम पीयूष ग्रंथि से। इसके बाद ये देखिए 3D एनिमेशन के थ्रू मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने कहा था मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं। जो हमारा मस्तिष्क है, मनुष्य का मस्तिष्क होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। ये पहला वाला आपको जो दिख रहा है, तो ये है मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन सा है, मेडुला ऑब्लंगेटा। और ये वाला जो आपको दूसरा वाला भाग दिख रहा है, ये जो मध्यवर्ती भाग होता है, इसी को कहते हैं कि हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। और नीचे वाला ये जो भाग पूरा आपको यहाँ से दिख रहा है, ये वाला, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। क्या है ये, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, ये हाइपोथैलेमस है, और इसी के द्वारा शरीर का ताप,
रक्त नलिकाएं सारी की सारी इसी के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। और ये सबसे पहले अपनी संवेदनाएं किसको व्यक्त करेगा, तो ये पीयूष ग्रंथि को व्यक्त करेगा। और इसके बाद पीयूष ग्रंथि जो है वो सभी क्रियाओं को क्या करेगी, संचालित करेगी अन्य कोशिकाओं के मदद से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाइपोथैलेमस ग्रंथि यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह सभी ग्रंथियों की मास्टर है। ठीक है, समझना यहाँ पे, यह सभी ग्रंथियों की क्या है, मास्टर है। ठीक है, यह सभी ग्रंथियों की मास्टर है। हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वह सभी पीयूष ग्रंथि पर काम करते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि हाइपोथैलेमस के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो सभी के सभी डायरेक्ट किस पे काम करेंगे, पीयूष ग्रंथि पर करेंगे। वो डायरेक्ट किसी अन्य ग्रंथियों पर कार्य नहीं करेंगे, वो सीधा करेंगे पीयूष ग्रंथि पर। और पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के अनुसार काम करेगी। ये सारी की सारी बातें जो है पीयूष ग्रंथि की ही मानेगी और किसी की बातें स्वीकार नहीं करेगी। और जब उसकी बातें मानेगी तो जो हाइपोथैलेमस कहेगा वो सारी की सारी बातें यही अपना कवर कर लेगी। हाइपोथैलेमस ग्रंथि ना तो ऐच्छिक है और ना ही अनैच्छिक। देखा, हाइपोथैलेमस जो है ये ना तो ऐच्छिक ग्रंथि है और ना ही अनैच्छिक ग्रंथि है। ये बीच की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे जैसे भूख हो गया, प्यास हो गया, भावनाएं हो गया, तापमान हो गया। और इस ग्रंथि को यानी कि हाइपोथैलेमस को मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको तो मन भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मन भी कहते हैं। ठीक है, मन का मतलब जानते हो ना, मन क्या कहता है, मन कहता कुछ और है, हम करते कुछ और हैं। ठीक है, तो यही सारी बातें क्या कहता है, उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। एक्चुअली में इसको हम मन भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, तो ये भूख, प्यास, भावनाएं, तापमान इत्यादि को नियंत्रित करता है, जिसे मन भी कहते हैं। इसके बाद मैं एक बात आपको बता दूं कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर लिया था। और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। हाइपोथैलेमस को अगर जो व्यक्ति कंट्रोल कर लेगा वो अपने मन को कंट्रोल कर लेगा। और जो व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर लेगा वो दुनिया में कभी उदास नहीं होगा। बुद्ध ने भी कहा था कि अगर मन को आप कंट्रोल कर लो तो दुनिया में आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यानी कि मन जो है ना, यही सारी भावनाएं, संवेदनाएं, ताप, भूख, प्यास सब किसके द्वारा आता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा आता है। इसे हम मन कहते हैं। एक मैं आपको बात बता दूं, एक एक बाबा थे जिनको चुंडी वाले माता जी के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात में रहते थे, जिनका नाम एक्चुअली में प्रहलाद जानी है। ठीक है, प्रहलाद जानी है। इनका जो निधन है वो 91 वर्ष की आयु में हो गया। 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और 2020 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, 2020 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनका दावा था कि 79 सालों से इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। इन्होंने खाने पीने का त्याग कर दिया था। यानी कि 79 वर्षों से इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। इनका नाम था प्रहलाद जानी और 91 वर्ष की आयु में 2020 में इनका निधन हो गया है। ठीक है, अब अच्छा, जब दावा किया गया तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा, उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे दावा तो मानेंगे नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक जो हैं ऐसे बातों को मानते नहीं, जैसे हम लोग मान लेते हैं व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, और झूठ फैलाने वालों की बातों को हम तुरंत कवर कर लेते हैं और वही शेयर करते रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक जो होते हैं वो वैज्ञानिक तर्क निकालते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अहमदाबाद के एक अस्पताल में इनको 20 दिन कवर किया और 20 दिन इनको देखा। और 20 दिन में इन्होंने जब इनको निरीक्षण किया गया तो इन्होंने कुछ भी ना तो खाया ना तो पिया, यहाँ तक कि वो ना तो बाथरूम गए ना ही फ्रेश होने गए। इतने बड़े इनका परीक्षण किया गया। ठीक है, यानी कि 79 वर्षों से इन्होंने कुछ भी खाया नहीं था। मैं इनके बारे में अगर यहाँ पे बात करना चाहूँ तो सही रहेगा। अहमदाबाद में 2010 में 22 अप्रैल 6 मई तक यानी 15 दिन तक प्रहलाद जानी को स्टर्लिंग अस्पताल में रखा गया, जिसमें डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड साइंसेस के निर्देशक डॉक्टर एडी इलावगान न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो सुधीर शाह, डॉक्टर उर्मान और परम चिकित्सक और मधुमेह विशेषज्ञ हिमांशु पटेल जो नेफ्रोलॉजिस्ट थे, जैसे लोगों ने उनका परीक्षण किया। इस जांच के दौरान प्रहलाद जानी लगातार 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे में रहे और व्यक्तिगत तौर पर इन्हें सुपरविजन भी किया गया। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे किया गया, साथ ही उन पर क्लिनिक बायोकेमिकल्स और रेडियोलॉजिकल परीक्षण भी किए गए। जांच के दौरान प्रहलाद जानी ने एक भी बार ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, ना इस दौरान उन्होंने मूत्र त्याग किया। तो समझ सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसने 79 वर्षों से कुछ भी खाया पिया नहीं था। और ये कहते थे कि जब मैं 11 वर्ष का था तो मुझे माता जी का दर्शन मिला था और माता जी के दर्शन के बाद मैं जंगलों में चला गया। उसके बाद मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने कभी कुछ नहीं खाया।
ये इनका दावा था और दावा को जब जांच की गई तो पता चला कि ये व्यक्ति पूरी तरह से सही है। इसका मतलब हाइपोथैलेमस को कंट्रोल किया जा सकता है, वैज्ञानिकों ने ये पुष्ट कर दिया। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, छठी संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, संविधान में जो छठी अनुसूची है, इस प्रावधान जो प्रावधान था छठी अनुसूची में, वो किस राज्य में लागू नहीं होते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन से पढ़िए आप लोग। सबसे पहला त्रिपुरा, दूसरा असम, तीसरा मिजोरम और चौथा नागालैंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। जितने भी छठी अनुसूची में प्रावधान हैं वो कौन कौन से राज्यों में है, तो त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, और एक यहाँ पे और राज्य लिख लिया गया, उसका नाम है मेघालय। ठीक है, जो मेघालय राज्य है उस पर भी छठी अनुसूची के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो 4 राज्य थे, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। जबकि नागालैंड जो था इस पे कोई भी प्रावधान लागू नहीं होते हैं। समझे। अब मैं अनुसूचियों के बारे में अगर बात कर लूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। संविधान की छठी अनुसूची के आधार पर नागालैंड के लिए कोई विशेष संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख नहीं है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। संविधान की छठी अनुसूची अनुच्छेद 244 का 2 और अनुच्छेद 275 का 1, जो संविधान संशोधन अधिनियम 1969 का अधिनियम 2003 द्वारा परंतु अंतःस्थापित किया गया है। दूसरा, अब हम लोग अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची क्या क्या था। एक्चुअली में जब संविधान बना था उस समय भारत के संविधान में 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियों को शामिल किया गया है। तो पहली अनुसूची कौन कौन सी थी, मैं सबके बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो पहली अनुसूची के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो पहली अनुसूची में दिया गया है भारत का जो संघ क्षेत्र है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि राज्य जो है तुम्हारे 28 हो जाएंगे, और संघ क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो तुम्हारे कितनी हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 8। ठीक है, यानी कि टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल मिला के 36 हैं। ठीक है, तो भारत की पहली अनुसूची में पहले अनुच्छेद में, ठीक है, और पहले भाग में, तीनों में एक बात कही गई है, भारत का संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो ये याद हो सकता है आपको, हो सकता है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते एवं पेंशनों का जिक्र किया गया है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो शपथ और उससे संबंधित जो उल्लेख हैं वो तीसरी संबंधी में व्यक्त किए गए। चौथी अनुसूची की अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यसभा सीटों का बंटवारा किस हिसाब से होगा, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, कहाँ कहाँ पर किसको आरक्षित किया गया, ये सारी बातें राज्यसभा मतलब संविधान की चौथी अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची में मैंने अभी बताया असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यहाँ पर तुम्हारा जितना भी है सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। सातवीं अनुसूची केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा करेगा, यानी कि सातवीं अनुसूची जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा करेगी। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, मैंने ये आपको बताया था पहले भी। नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जो 1951 में किया गया था, यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसके द्वारा क्या किया गया था, भारत में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बाद 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल कानून से संबंधित है, यानी कि 52वां संविधान संशोधन, यानी कि 52वां संविधान संशोधन जो था वो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के द्वारा शामिल किया गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है, और जबकि 12वीं अनुसूची में नगर निकाय का प्रावधान किया गया। तो मैंने बताया 8 पहले थी और 4 बाद में जोड़ा गया। 4 कौन कौन सी थी, तो मैं बताया 9, 10, 11 और 12। 9वीं भूमि सुधार, 10वीं दल बदल, 11वीं ग्राम पंचायत और 12वीं नगर पंचायत। ठीक है, याद हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे रीवा के राजा रामचंद्र सिंह, दूसरा जाट राजा सूरजमल, तीसरा सवाई राजा जयसिंह और चौथा हुमायूं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं समय दे रहा हूँ 5 सेकंड का। तो जब तक के लिए मैं आपसे ये बता दे रहा हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऐसे ही MCQ का टेस्ट देने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाऊंगा डेली। आप लोग अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ए नंबर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। रीवा के राजा जयसिंह जो रामचंद्र सिंह थे, उन्होंने क्या किया था? अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। अब हम लोग तानसेन के बारे में अगर बात करें तो तानसेन जो थे ना, इनका असली नाम जो था वो रामतनु पांडे था, जो मुकुंद पांडे के पुत्र थे। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, इसीलिए ग्वालियर में ही तानसेन पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और तानसेन की समाधि कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन की समाधि है और यहीं पर तानसेन पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अकबर ने अपने सेनापति जलाल खां को तानसेन को लाने के लिए रीवा नरेश के पास बांधवगढ़ भेजा था। बांधवगढ़ कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में। तानसेन लगभग 26 साल तक अकबर के दरबारी कवि रहे। तानसेन संगीत, रागमाला और श्री गणेश स्रोत नामक 3 ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, सबसे पहले संगीत कर, फिर रागमाला और तीसरी कौन सी हो जाएगी? श्री गणेश स्रोत। यानी कि 3 पुस्तकों की रचना कौन करेगा? तो तानसेन करेंगे। सबसे पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र, ठीक है, के दरबार में रहते थे और दूसरे अकबर के दरबार में रहे। अकबर के दरबार में 26 सालों तक रहे। 26 सालों तक अकबर के दरबार में रहे और इसके बाद यहाँ पर यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इनके पार्थिव शरीर को ग्वालियर में दफनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या बाबर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होने वाला है औरंगजेब। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। तो औरंगजेब ने क्या किया था? जयसिंह को यानी कि जयसिंह को सवाई की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, इसके बारे में अगर हम महत्वपूर्ण बिंदु देख लें तो औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। सवाई राजा जयसिंह का जन्म 1688 में राजस्थान के आमेर में हुआ था। राजस्थान में आमेर है, वहाँ पर इनका जन्म 1688 में हुआ था, जिसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि वे अपने समकालीन सवाथा बुद्धिमान एवं वीर थे। अपने समकालीनों से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान एवं वीर कौन थे? तो सवाई जयसिंह। जयसिंह ने 1727 में आमेर से दक्षिण में सुव्यवस्थित शिल्प शास्त्र के सिद्धांत के आधार पर जयपुर नामक शहर की स्थापना की थी। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जयपुर जो है, ठीक है, जयपुर जो है इसकी स्थापना कौन करेगा? तो इसकी स्थापना कौन करेंगे? तुम्हारे सवाई जयसिंह करेंगे। ठीक है, कौन करेगा? सवाई जयसिंह इसकी स्थापना करेंगे। किसकी? जयपुर की। ठीक है, जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। कितनी? 5 वेधशालाओं का निर्माण कौन करेगा? तो जयसिंह करेंगे। कौन? 5 वेधशाला। 5 वेधशाला कहाँ कहाँ पर स्थित थी? तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहली काशी में थी, दूसरी दिल्ली में थी, तीसरी उज्जैन में थी, चौथी मथुरा में थी और 5वीं जयपुर में थी। तो एक जयपुर में भी वेधशाला है, उसका निर्माण भी कौन करेगा? सवाई जयसिंह करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। मैंने आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएंगे? इसके लेखक हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप लोग बताइएगा। इसके लेखक हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने आपको उस दिन बताया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। भीमराव अम्बेडकर ने एक पत्रिका लिखी थी जिसका नाम था मूक नायक। ठीक है, क्या नाम था इनका? मूक नायक। पत्रिका इन्हीं के द्वारा लिखी जा रही थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करेंगे तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। और महात्मा गांधी की एक आत्मकथा का नाम आप लोग याद रखना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो किस राज्य में और किस नदी पे स्थित है? तो सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा नदी, दूसरा भागीरथी, तीसरा हो जाएगा सतलुज नदी और चौथा हो जाएगा महानदी। तो इसका क्या लगता है आपको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, कृष्णा नदी पर स्थित है और राज्य हो जाएगा तुम्हारा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश
इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भागीरथी नदी जो है, भागीरथी नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं टिहरी बांध। क्या बोलते हैं? टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी नदी, भागीरथी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है भीलांगना नदी। क्या नाम है उसका? भीलांगना नदी है, उसी नदी पर ये बना हुआ है। सतलज नदी पर दो बांध बने हुए हैं जिसका नाम है, एक तो भाखड़ा हो जाएगा और दूसरा नागल हो जाएगा। जो भाखड़ा बांध है ये HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में है और जो नागल है वो पंजाब में। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें याद रखना कि भाखड़ा और नागल दो अलग अलग बांध हैं, एक तो हिमाचल प्रदेश में, दूसरा पंजाब में और सतलज नदी पर ये बनाए गए हैं। इसके बाद महानदी की बात करें तो हीराकुंडा बांध जो है महानदी पर स्थित है। हीराकुंडा महानदी पर स्थित है और हीराकुंडा बांध बना कहाँ है? तो ये उड़ीसा में बना हुआ है। ठीक है, तो 3 बातें मैंने आपको बताई। यहाँ से 2-3 बातें और कवर कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं उसके बारे में क्या क्या हो जाएगा सही। देखिए, टिहरी बांध भागीरथी पर उत्तराखंड में स्थित है, मैंने आपको बता दिया। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पंजाब व हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हीराकुंडा बांध महानदी उड़ीसा में स्थित है। सलाल परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है यानी कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद लास्ट आज का क्वेश्चन है जो 10वां क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। 25 सितंबर 2022 को किसने क्रिकेट की दिलीप ट्रॉफी 2021-22 अपने नाम की है? ठीक है, तो दिलीप ट्रॉफी मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है उत्तरी क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र और डी नंबर है पश्चिमी क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि मुंबई के द्वारा इसको क्या किया गया? जीता गया। दलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी है, इसकी शुरुआत 1961-62 में हुई थी। BCCI के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। BCCI का भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और इसके वर्तमान में सचिव कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हिंट दे रहा हूँ कि उन्होंने एक बॉल में 12 छक्के मारे थे, एक बॉल में 12 छक्के मारे थे। ऐसा खिलाड़ी जो है, ऐसा खिलाड़ी, महान खिलाड़ी जिसने हजार शतक मार दिए, कितने? 1000 शतक मार दिए, ऐसा खिलाड़ी जो है उसको BCCI का वर्तमान सचिव बनाया गया है। BCCI का ही नहीं, वो एशिया का भी, एशियन क्रिकेट का भी सचिव है वो। तो आप लोग अब समझ गए होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स से करके, कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइएगा ज़रूर। इसके बाद 2021-22 ट्रॉफी का मुकाबला जो था वो फाइनल मुकाबला था, पश्चिमी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र के मध्य हुआ। इसमें पश्चिमी क्षेत्र ने क्या कर दिया? दक्षिणी क्षेत्र को हरा दिया। अभी हाल ही में 13 नवंबर 2022 को भारतीय जो तुम्हारा ICC के द्वारा आयोजित किया जा रहा था T20 वर्ल्ड कप, उसको इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है और उसको किस उसने किसको हराया है? तो बताओगे, पाकिस्तान को उसने क्या कर दिया है? हरा दिया है। ठीक है, पाकिस्तान को उसने हरा दिया है और पाकिस्तान इसमें उपविजेता रहा है। ठीक है, पाकिस्तान इसमें क्या रहा है? तो पाकिस्तान इसमें उपविजेता रहा है, पाकिस्तान इसमें उपविजेता रहा है। ठीक है, पाकिस्तान उपविजेता रहा है और विजेता कौन रहा है? तो इंग्लैंड विजेता रहा। 2019 में वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, उसको भी किसके द्वारा जीता गया था? तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था। भारत इसमें सेमीफाइनल में हार करके बाहर हो गया T20 वर्ल्ड कप 2022 में। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस इतने ही थे। आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।